हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश की स्कीम्स पर चौथी क्लास होगी जो कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में आएगी और यही आखिरी क्लास होगी। इसके बाद आपकी यूपी की स्कीम्स सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि कुछ स्कीम्स रह गई हैं जो प्योरली यूपी से ही कनेक्टेड है, तो आप एक पेपर पर लिखकर मुझे मैसेज कर देना, उसकी फ़ोटो भेज देना। उन पर भी आगे की क्लासेज में वो स्कीम्स भी कवर कर दी जाएंगी। जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेज नहीं देखी या जो भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, सारे बैचेज इसी चैनल पर चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए या वीडियो को इसको पूरा देखिए। लास्ट में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली स्कीम है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसके संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला कथन क्या है? इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35%। ठीक है, कोई उसने इकाई लगाई, उद्योग लगाया, क्योंकि है क्या है, रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो फाइनली आपको कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बोला, शॉप खुलवाएंगे या कुछ भी छोटा मोटा धंधा खुलवाएंगे, तो उस इकाई लागत का 35% या अधिकतम 70,000 रुपये, जो भी कम हो। ठीक है, आपने 2 लाख रुपए की इकाई लगाई तो इसका 35% कितना हो जाएगा? 70,000। 70,000 तब तो बराबर है। 3 लाख की लगा दी तो फिर 35% नहीं मिलेगा आपको, फिर 70,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी कम हो वो दिया जाए। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के, ये तो हो गया अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग। दूसरा है सामान्य वर्ग के लाभार्थी को प्रति इकाई लागत का 25% या अधिकतम 50,000, जो भी कम हो, का ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है। इस योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो या कम हो। तो सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। अगली स्कीम देखते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान। आपने देखा होगा गाय बैल वगैरह रोड पे घूमते रहते, ऐसे निराश्रित रहते, उनको लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अब रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, गांव में घूमते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इनकी भी देखभाल सही से नहीं होती, इसलिए योगी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए योजना लेके आए, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। इसके संबंध में आपको सत्य कथनों की पहचान करनी है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स पूछी जा रही है। आज की क्लास में पुरानी स्कीम्स भी आएंगी जो 2010, 2008, 2007 या उसके पहले भी लागू थी, वो सारी आ जाएंगी यूपी की। तो वहां पे केवल डेट, जितनी भी पुरानी स्कीम है ना, उसमें तो सिर्फ डेट्स ही इंपॉर्टेंट होती है। स्कीम, स्कीम का नाम, अगर फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड जानकारी कि किस चीज़ से रिलेटेड थी, और फाइनली आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेट, यानी कि सन, कि किस सन में आई है, क्योंकि अधिकतर मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं या क्रोनोलॉजी वाले। तो इस योजना की शुरुआत 6 अगस्त 2019 को की गई थी। पहला कथन, योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गौवंश को इच्छुक कृषकों, जो भी कृषक इच्छुक है ना, कृषि में ही आता है, कृषि और पशुपालन, इनके सुपुर्द किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों को प्रति जानवर 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाएगा, जो उनका खर्चा आएगा उस पर, उसके पालन में। तो ऐसा दिया जाएगा। सपोज करो आपने एक जानवर पाला तो आपको 30 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, 30 दिन के हिसाब से 900 रुपये प्रति मंथ आपको मिलेगा। बस गारंटी है कि आपको फिर उसको पालना होगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, सारी चीज़ें। बाकी उसका जो यूज होता है आप कर सकते हो, अगर गाय है दूध दे रही है तो आप दूध उसका यूज कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगले उस पर चलते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। सुपोषण की बात की जा रही है, यानी कि पोषण चाहिए। पोषण चाहिए तो सरकार क्या देगी? खाना पीना देगी, कुछ घर बना देगी एक, उस घर में ही मिलेगा। इस संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2018 को की गई थी। योजना के शुरुआती चरण में, मतलब इस योजना को शुरुआती चरण में 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना स्थापित करने का प्रावधान है। शुरुआती चरण में क्या है, 10 जिलों के 28 ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने का प्रावधान था।
तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। जो 10 सबसे ज्यादा कुपोषित जिले हैं वहां पर उनके 28 सबसे ज्यादा कुपोषित ब्लॉकों में सुपोषण घर स्थापित करने का प्रावधान था, जहां पर पोषण दिया जाएगा, लड्डू वगैरह जो बने हुए हैं वो सारी चीजें पोषाहार दिया जाएगा। आगे चलते हैं। सामान्य सुविधा केंद्र, ये वो वाले सामान्य सुविधा केंद्र नहीं है जो आपने समझ लिया CSC है ना, कॉमन सर्विस सेंटर। प्रोत्साहन योजना, सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट उसी से उसकी रिलेटेड योजना नहीं है, अलग योजना है। इसके बारे में क्या कथन है, एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। पहला कथन, इस योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन, विपणन मतलब बेचना, तक के समस्त अवयवों जैसे कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी सामान्य सुविधा के। तो क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। आगे चलते हैं। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक स्पीड अप मिले, एक माहौल मिले और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ तैयारी हो रही है, तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेज आपकी और उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सिंगल पीडीएफ पंचायती राज पर, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर पर, टॉपिक वाइज टेस्ट 15 + 12 यानी कि टोटल 27 टेस्ट तो पंचायती राज और स्कीम्स पर है, और हर टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो लगा लीजिए कितने क्वेश्चन है, किस तरीके से वो कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको 5 फुल टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लास मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। कुछ वैल्यू एडिशन सिर्फ पीडीएफ ही में ही उपलब्ध है ना, जिसमें वो कंटेंट है जो आपका कहीं नहीं है। टास्क, रेगुलर टास्क दिए जाते हैं जिससे कि आप कुछ और इम्प्रूवमेंट कर पाओ। ग्रुप कॉल होती रहती है तो आपकी क्वेरी सॉल्व होती रहती है। फीस 299 है। या तो आप डायरेक्ट ऐप पर चले जाओ, GS रेवोल्यूशन सर्च करो, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, स्टोर में जाना, ऐप के अंदर जब ऐप डाउनलोड कर लो तो फिर एक ऑप्शन आएगा स्टोर, और वहाँ पर सारे बैचेज मिलेंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो फ़ोन पे या गूगल पे डायरेक्ट करके। ये नेम चेक कर लेना और टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज किसी भी नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हर चीज़ का बैच चल रहा है आपका, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे RO या RO हो, और बीपीओ तो ये चल ही रहा है। बीपीओ जो चल रहा है जिन्होंने पढ़ लिया उनको समझ में आ रहा हो, जे चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड वाले बस इतना ध्यान दें, अगर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, कहीं मटेरियल नहीं, कहीं कुछ नहीं है, वही सिलेबस में वही 15 टॉपिक उठा के रख दिए जो आपके बंदरोगा के 26 थे, उसमें से 15 रख दिए। जब बंदरोगा जैसे एग्जाम में से 100 में से 96 क्वेश्चन इसी कंटेंट से आए थे, तो आपके लिए तो बाहर जाने की संभावना ही नहीं बनती। तो बिल्कुल भी भटकने की या कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। बैच ज्वाइन करो और पढ़ना स्टार्ट करो, सीधी नौकरी यहाँ से, कोई आसपास भी नहीं। पिछली बार तो क्या था कि ये बैच यूट्यूब पर फ्री क्लासेज थी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था किस किस तक क्लासेज पहुँच गई कंटेंट। अभी सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, पढ़ाई करो, लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे, और आप लोगों का जो मार्क्स रहेगा ना, कट ऑफ से इतना ज़्यादा अंतर रहेगा बाकी लोगों में, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपको कितना इजीली आपका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। मुख्यमंत्री भी लगा है, मतलब यूपी की है, स्वरोजगार लगा है, खुद के रोजगार लगाने की बात हो रही, यानी कि लोन देंगे या वित्तीय सहायता देंगे। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक और युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की जाए। इस योजना के अंतर्गत ये तो हो गया उद्योग, जैसे आपने कोई भी बनाया, सपोज करो गांव के स्तर पे क्या लगाओगे आपने, पत्तल, दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री लगा, ठीक है, तो वो इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की इकाई। अब सेवा में क्या, आपने कुछ भी आप लगा लो, सेवा क्षेत्र की इकाई का क्या मतलब, किसी भी चीज, कंप्यूटर सर्विस सेंटर खोल दो, है ना, कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, सर्विस सेंटर खोल दिया, कॉल सेंटर खोल दिया, है ना, ये कितनी भी चीजें हैं, ये सेवा क्षेत्र की इकाई हो गई। अगर इसकी स्थापना कर रहे हो तो 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में यानी कि युवा होना चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास होनी चाहिए। पहले सुनते थे ना मार्कशीट पर लोन मिलता था, 8वीं पास है तो उसका बड़ा इज्जत होती थी, 8वीं पास मार्कशीट जिस पे हो। मार्कशीट आपकी बैंक गिरवी रख लेता था, लोन दे देता था कि उद्योग लगाओ। अब ये थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 10वीं पास होना चाहिए और इसमें सभी कथन आपके सत्य हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करो। पीएम आवास तो आपने सुना होगा, ग्रामीण और शहरी, लेकिन ये मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री ने जारी की। जो लोग भी पीएम आवास योजना के तहत कवर नहीं हो पाए हैं जबकि गरीब है उनके लिए है। इस योजना की शुरुआत 30 जनवरी 2018 को की गई थी। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दोनों कथन सही हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी है। योजना के अंतर्गत आवास का आवंटन परिवार के महिला, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें हो रही हैं, अभी राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, खास तौर से जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके तहत, तो इन सब में, और इस योजना की बात हो ही रही है आवास योजना की, परिवार की मुखिया महिला होगी। मुखिया के तौर पर दर्ज किसका नाम होगा? महिला का। अगर महिला और पुरुष जो है परिवार के मुखिया एक साथ नाम दर्ज करना चाहते हो तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि महिला नहीं है केवल पुरुष है। अगर परिवार में कोई भी महिला वैसी नहीं है जिसका नाम मुखिया के तौर पर दर्ज हो, तभी किसी पुरुष का नाम दर्ज होगा। तो पहला पूछा गया है आवास का आवंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर होगा, सही है। आवास का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ग मीटर होगा। 25 वर्ग मीटर का मतलब समझ लो, 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ाई। मीटर की बात हो रही है, 1 मीटर में लगा लो अपने हिसाब से जो भी, जिसमें रसोई घर भी आपको बनाना है। ये पूरा क्षेत्रफल है। आवास की लागत राशि सामान्य क्षेत्र में 1.2 लाख रुपए और नक्सल प्रभावित जिलों में कितनी? 1.3 लाख रुपए होगी। यूपी के भी कुछ जिले पहले थे नक्सल प्रभावित, अभी भी हल्का फुल्का सा रहते हैं, तो उनकी बात हुई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगले उस पे आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करनी। ग्राम उद्योग और रोजगार, यहाँ पे भी हो रहा था, गवर्नमेंट जो रोजगार की बात कर रही है वो क्या कर रही है? स्वरोजगार की बात कर रही है। खुद अपना धंधा लगाओ, हमसे लोन लो, थोड़ा बहुत धंधा लगाओ, लोन चुकाओ और अपना काम करो, 1-2 लोगों को और नौकरी दे पाओ तो दो। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन रोकना है, ऐसा उन्होंने बोला है। मान लेते हैं। एक इस बारे में आपको पता हो, ये मिशन था विजन 2020 अब्दुल कलाम जी का, 2020 तक वो विकसित भारत के रूप में देखना चाह रहे थे। उन्होंने एक योजना शुरुआत कराई थी, इनका ही विजन था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन द रूरल एरिया। अर्बन मतलब शहरी, तो जो शहरी क्षेत्र की सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे रूरल एरिया। पूरा करके एक योजना आई थी, कई बार पूछी जा चुकी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस सन में आई थी। तो ये इनका ड्रीम था कि हम ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है, सबसे ज्यादा लोग गांव में बसते हैं, सब लोग शहरों की ओर चले आएंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? किसानी कौन करेगा? प्लस इतना शहरों पे बोझ बढ़ जाएगा कि सब कुछ टूट जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। दिल्ली की हालत आप लोग देख ही रहे होंगे, सर्दियों में क्या होती है ना। जो मेरी तबीयत भी खराब हुई वो यही है रीजन। सर्दियों में आप 2-3 दिन बाहर निकल गए, गले में खराश खांसी जुकाम, ये दिल्ली में बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले क्या है? बेरोजगारी का समाधान करना है, पलायन को रोकना है। योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता दी जाएगी। मतलब उसी उद्योग को आपको लगाना होगा जो उस जनपद का ओडीओपी के तहत उद्योग हो, इसे वरीयता दी जाएगी, कहने का मतलब। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है। तो यहाँ पे भी राशि ज्यादा है, आप लोगों में से जाके कोई एक पर्सन लेके बताओ क्या ये मिल भी रहा है कि नहीं।
तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश की योजनाओं में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असली योजनाएं अब शुरू हुई एग्जाम में जो पूछी जा सकती हैं। ये यूपी की पुरानी स्कीम्स हैं। अधिकतर में आपको सन ईयर पर कंसंट्रेट करना है, कब इसकी शुरुआत हुई। उसके बारे में कुछ और जानकारी होगी वो भी दी जाएगी, वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है। तो पहला है, हौसला पोषण योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2016 को की गई थी। पहला क्वेश्चन, अगर 16 में हुई थी तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, अखिलेश यादव सीएम थे। सबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2015 को हुआ था। सबला की बात हुई है तो महिलाओं के बारे में, उनको सबल बनाने की बात हो रही होगी। तीसरा है, सपना नहीं है यहाँ पर भी सबला है। ऑप्शन आप लोगों को दिख गया लगता है सही वाला। तो सबला योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों जो स्कूल नहीं जा सकती, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार करना। इन्होंने 11 से 18 को कवर किया। और अभी एक चल रही किशोरी बालिका योजना, क्या है दोनों में अंतर देखो। वो क्या है, 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियों को ही कवर किया। जो स्कूल नहीं जा रही वहां पे भी जो स्कूल नहीं जा रही, ठीक है, थोड़ा नाम चेंज होते हैं, अधिकतर वही चलता है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ 14 सितंबर 2012 को किया गया था। इसमें गलत बताना था आपको, कौन सी डेट गलत है, तो यही है। सबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को हुआ था। ठीक है, 2011 में अगर ये हुआ तो किसकी गवर्नमेंट है, मायावती जी की। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। फिर से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। कौन सा असत्य है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 2000-2001 में की गई थी। एक साथ इतने सारी योजनाएं पुरानी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक या दो डाल देते हैं ये लोग, वहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो सारी बार बार रिवाइज करना है इस क्लास को। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 2000-2001 में की गई थी पहला। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवर प्रदान करने हेतु 2006-07 में बालिका श्री योजना की शुरुआत की गई। देखो, कोशिश की गई है आपको उद्देश्य भी पता चले, कार्य भी पता चले, योजना से क्या कार्य हो रहा है। बालिका विद्यालय से तो पता चलेगा, इसकी शुरुआत 2008 में ना होगी, 2004 में हुई थी। यही एक गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में फिर से असत्य कथन की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित उद्देश्य आ गया समझ में। स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत वर्ष 2002-2003 में की गई थी। कभी कभी वित्तीय वर्ष ले लेते हैं, तो वित्तीय वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष एक साथ लगे होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ही चलती थी आयुष्मान भारत से पहले, है ना। आयुष्मान भारत, पीएमजे, जन आरोग्य मिशन, ये बाद में शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत बोले 1 अप्रैल 2008 से की गई थी, जिसमें 30,000 रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा मदद दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। इसमें क्या होता था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया था। अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत 14 सितंबर 2007 को की गई थी। इनमें कौन सा गलत है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी, बालिका समृद्धि योजना। अगले उस पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में फिर से असत्य कथन की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में सन 2007-08 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की शुरुआत 13 अगस्त 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य गांव में क्या था, अवसंरचनात्मक विकास करना था। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 जुलाई 2012 को की गई थी। और राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना की शुरुआत 17 मई 2012। एक चीज और ध्यान रखना, अगर राम मनोहर लोहिया के नाम पर
सबके अपने अपने पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और रोल मॉडल होते हैं जिनके नाम पे योजनाओं की शुरुआत होती है। तो राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र पार्क है लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और ये इनके सलाहकर्ता थे। मुलायम सिंह हो गए हों, अखिलेश यादव हो गए, ये लोग इतनी इज्जत करते थे इनकी, ये कभी भी राजनीति में सामने नहीं आए। शायद मुझे नहीं पता इन्होंने कोई मंत्री पद वगैरह भी लिया हो, बट ये ऐसे थे इनसे बिना पूछे कोई काम नहीं होता था। इनके बारे में अखिलेश ने एक बताया था, अखिलेश यादव ने एक स्टोरी, कि एक बार ये गए, जैसे ही इनको अध्यक्ष का पद मिला तो जाके सबको अंकल जी नमस्ते, अंकल जी जो पहले करते हैं वो कर रहे थे, इनको भी किया तो इन्होंने डांट दिया कि अगर ऐसे करोगे, सबको बड़ा बना लोगे तो अनुशासन कहाँ से आएगा। और राजनीति तो चलता ही है, राजनीति पूरी चलती है केंद्रीकृत अनुशासन से। तो ऐसे व्यक्ति थे, इनके नाम पे बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी। तो ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो, अगर कोई पुरानी योजना पूछे तो सबके अपने अपने योग पुरुष हैं। उनका कार्यकाल आपको पता है कि बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक रही। 2017 से योगी जी अभी लगातार बने हुए हैं। उसके पहले 2007 से 2012 तक मायावती जी थी। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की शुरुआत 2015 में ना होकर 2012 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में असत्य कथन की फिर से पहचान करनी है। क्या है? लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इसकी शुरुआत 24 मार्च 2013 को की गई थी। नया सवेरा विकास योजना की शुरुआत, ये नया सवेरा नहीं है केवल, साथ में विकास भी लगा है ना, 18 अगस्त 2012 को की गई थी। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू किया गया था पूर्णतः। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2012 को किया गया था। तो समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 5 नवंबर 2014 को। ये इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2009। फिर मैंने बताया महामाया लगा, आप समझ जाओ किस कार्यकाल की होगी और किसके कार्यकाल में, जिसके अंतर्गत गरीब बालिकाओं को विवाह एवं शिक्षा हेतु कितना 20,000 की सावधि जमा प्रदान की जाए, मतलब इनके एफडी प्रदान की जाती थी, इनके नाम पे जमा कर दी जाती थी, वो ब्याज से बढ़ते बढ़ते उनकी शादी तक अच्छा खासा हो जाता। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा, सावित्रीबाई फुले नाम भी इन्हीं के हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बसपा, ठीक है। शिक्षा मदद योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2009 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 10 सितंबर 2009 को की गई थी। सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना की शुरुआत दिसंबर 2008 में की गई। तो बस इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था इसमें। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। यहां पर आगे चलते हैं। 10 सितंबर 2005 को हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। हाँ, आज की आपकी क्लास खत्म हो गई। जैसा मैंने बोला, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी स्कीम ऐसी है जो प्योरली यूपी से रिलेटेड है और जो छूट गई है, आप एक पेपर पर सारी स्कीम लिख लेना और मुझे मैसेज कर देना। आने वाली क्लासेज में इनको शामिल कर लिया जाएगा। ये पेड बैच है जूनियर असिस्टेंट का, जिसकी जानकारी है, और ये फॉरेस्ट गार्ड की है। सेम प्रोसेस है, ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो, GS रेवोल्यूशन ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों के टच में जो भी है फ्रेंड फैमिली मेम्बर जो भी तैयारी कर रहा है यूपी का, इतना हल्ला काट दो, ये बिल्कुल श्योरिटी है कि कहीं बाहर से सिलेक्शन, जिस बैच की यहाँ तैयारी चल रही है उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों का होना। और ये हम करने जा रहे हैं, इसी तरीके से हर बैच का प्रोसेस चलेगा। तो इस उसका भी फायदा है जिसे आप लेके आओगे, प्लस आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।